अब देखो बच्चों, आवाज क्लियर है? जो लिख रहा हूं वह क्लियर है? चलिए, सब कुछ ओके। अब आप सबसे पहले यह बताएं कि जो लास्ट क्लास में बताया गया था उसे रिवाइज कर लिया है क्या? दूसरा, वह समझ में आ गया है क्या? तीसरा, कोई डाउट है क्या? बताएं। नो डाउट, वेरी गुड। और कोई? ट्रिक 1 रिपीट कर दूं? गुड मॉर्निंग आकाश। ट्रिक 1 मैं रिपीट कर दूं। अच्छा बच्चों, आप में से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, एक बार ट्रिक 1 मैं रिपीट कर दूं, ट्रिक 3 रिपीट कर दूं, ठीक है? और कोई? मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई प्रेशर तो नहीं? आराम से पढ़ें, कोई टेंशन नहीं, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है? नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो भी हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आया है वह भी पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया वह भी आप पूछ लें, फ्री हैं पूछने के लिए। अच्छा, फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी एक कोई टोटल वैल्यू गिवन है, मान ले 1000, ये टोटल वैल्यू है और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन उन दोनों पार्ट्स का रेशियो गिवन है। वह दोनों पार्ट्स हैं ए और बी, और इन दोनों का रेशियो दिया गया है A/B इक्वल्स टू 3:7। तो ए और बी के एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं ये पूछा गया। ध्यान दें, फर्स्ट ट्रिक क्या है, जब टोटल दिया गया हो और रेशियो दिया जाए और उनकी एक्चुअल वैल्यूज हम जानना चाहते हैं, जिनका रेशियो दिया गया उनकी एक्चुअल वैल्यूज जानना चाहते हैं, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ये बताया गया। तो अच्छा, रेशियो 3:7 की मीनिंग ये होती है कि कंप्लीट को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 पार्ट्स एक के लिए और 7 पार्ट्स दूसरे के लिए। तो यहां हमने क्या किया, 1000 को पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आ गया हमारे पास, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक पार्ट ले लिया और इंटू 3 करेंगे तो उसमें से ए का पोर्शन मिल जाएगा। और अगर बी के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 700। 300 एंड 700 आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट ट्रिक यही था। अब देखो बच्चों, जो फर्स्ट ट्रिक पूछा था, क्लियर है? फर्स्ट ट्रिक जिसने भी पूछा है चेक कर लें, ठीक है? थर्ड ट्रिक देखें क्या मैंने बताया था। थर्ड ट्रिक में मैंने कहा था पोर्शन, अगर हमसे कहीं भी कह दिया जाए A/B का रेशियो 3:5 है, तो ए का पोर्शन क्या है, बी का पोर्शन क्या? ध्यान दें, हम अब पोर्शन या पार्ट्स जानना चाहते हैं। पार्ट्स क्या है, 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स और 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स। 8 पार्ट्स कैसे आया, 3 और 5 का एडिशन, 8 पार्ट्स ही तो हुए, उसमें से 3 पार्ट्स ए के लिए। तो ए के लिए हम यहाँ लिखेंगे 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स, और बी के लिए क्या लिख लेंगे, 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स। ये हो जाता। ये कहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम ये ट्रिक कहाँ लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन में लगाएंगे? जब आपको कोई क्वेश्चन एलॉय से रिलेटेड दिया जाए, या मेटल से रिलेटेड दिया जाए, या लिक्विड से रिलेटेड दिया जाए, जिसमें हम अलग अलग क्वांटिटीज़ नहीं कर पाते। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स, तो इसमें पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अलग अलग कर लेते हैं, बॉयज़ इतने हैं गर्ल्स इतनी हैं। लेकिन लिक्विड में हम नहीं कर पाते कि इसमें कितना क्या है, हम अलग नहीं कर पाते। रेशियो बताया जा सकता है, पार्ट्स हम बता सकते हैं, अलग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कर ही नहीं सकते एग्जैक्ट अलग, ठीक है? मेटल में एक कोई मेटल है जिसमें जिंक और कॉपर मिलाकर बना हुआ है, हम उसमें अलग कर ही नहीं सकते। कोई एक मेटल
मिक्स करके दिया गया, हम अलग कर ही नहीं सकते, तो वहां हम ये ट्रिक लगा लेते हैं थर्ड। अब चेक करके देखें, थर्ड जिसने पूछा है ये क्लियर है? कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई डाउट? चले, और कोई डाउट है? रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ पूछना चाहते हैं? अगर नहीं तो क्या आगे चलें? आगे चलें? चलिए, चैप्टर जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथमिक इंडाइसेस। रेशियो प्रोपोर्शन, इसके क्वेश्चंस एक साथ बनते हैं, इसीलिए मैंने एक साथ इसको बताया। अच्छा, अभी प्रोपोर्शन मैंने बताया नहीं बताया है? प्रोपोर्शन अभी नहीं बताया, तो चलिए प्रोपोर्शन शुरू करते हैं। ध्यान दें, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस एक साथ बनते हैं। प्रोपोर्शन, डेफिनेशन लिखे प्रोपोर्शन, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, डेफिनेशन लिखें, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज is called proportion. An equality of two ratios is called proportion. An equality of two ratios is called proportion and is denoted by the sign. And is denoted by the sign, यह लगा लें, इस साइन को प्रोपोर्शन ही कहा जाता है और इससे डिनोट इस तरह से करते हैं। डबल रेशियो के साइन आप एक साथ लगा दें, इसी को प्रोपोर्शन साइन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डेफिनेशन में लिखा? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब रुक जाए, कुछ लिखे नहीं। अगर कहीं भी दो रेशियो के पार्ट्स आपको दे दिए जाएं, दोनों को इक्वेट कर दें, इसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। दो रेशियो के पार्ट्स आपको दिए गए हों, उन्हें इक्वेट कर दें, इसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। An equality of two ratios is called proportion. For example, एक कोई रेशियो का पार्ट है A:B, एक दूसरा रेशियो का पार्ट है C:D। अगर इन्हें हम इक्वेट करें तो इक्वेट करते ही ये प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ इक्वेट कर दिया, ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, लेकिन इक्वेट करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? A:B प्रोपोर्शन C:D, यही डेफिनेशन है। अगर कहीं भी दो रेशियो के पार्ट्स आप इक्वेट करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि अगर रेशियो से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है। तो A:B को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं A/B इक्वल्स टू C। प्रोपोर्शन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक फार्मूला ये बताया गया और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये है। ध्यान से समझें, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये है, लेकिन प्रोपोर्शन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका A/B इक्वल्स टू C/D है। अब जरा आगे देखें, इसमें कौन क्या है? A को कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, A फर्स्ट प्रोपोर्शन, B सेकेंड प्रोपोर्शन, C थर्ड प्रोपोर्शन और D फोर्थ प्रोपोर्शन, ये कह जाते हैं। अब ABCD फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन में से जो भी आपसे पूछा जाए हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। ABCD फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन में से कोई भी एक अगर पूछा जाता है तो हम फार्मूला यही लगाएंगे, क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यह है, प्रोपोर्शन को डिनोट करने का तरीका यह है। फिर वही क्वेश्चन रेज होता है कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है और कितने तरीके से क्वेश्चन हमें मिलेंगे और सॉल्व करेंगे हम कैसे। 3 ट्रिक्स, इन 3 ट्रिक्स के बेस पर प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से
प्रपोर्शन के जितने क्वेश्चंस बनते हैं वह इन 3 के बेस पर ही बनेंगे, फोर्थ कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। पहला देखें आप सभी, फर्स्ट ABCD, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन में से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन यह है। मान ले मैंने आपसे पूछा फाइंड द फर्स्ट प्रपोर्शन बिटवीन 4, 6 एंड 12। अब ध्यान दें, फर्स्ट प्रपोर्शन की मीनिंग क्या है? ए पूछा गया, ए डिवाइडेड बाई, ध्यान दें जिसे पूछा जाए उसे छोड़कर और आगे के सभी उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप लिखते हैं। ए पूछा गया, ये सभी क्या है? बी सी डी हैं। तो हम क्या लिख लेंगे? ए बाई 4 इक्वस टू 6 बाई 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12a इक्वस टू 4 इंटू 6, ए इक्वस टू कितना हुआ? 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना आता है ये? 2। 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाई 12, 2 आ गया। मान लें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होता फाइंड द सेकेंड प्रपोर्शन, बिटवीन 4, 6 एंड 12। क्वेश्चन वही है। अब सेकेंड प्रपोर्शन की मीनिंग हमसे क्या पूछा गया? बी पूछा गया। तो ये तीनों क्या हैं? बी को निकाल दो, ए सी डी हैं। बी के आगे के तीनों वैल्यूज नहीं हैं, सी डी ए नहीं, 4 हैं। जो पूछा जाए उसे निकाल दे, ऑर्डर वही सेट कर दे। सेकेंड प्रपोर्शन पूछा गया तो ये 3 क्या हैं? ए 4 है, बी पूछा गया, सी 6 है, डी 12 है। तो अब हम लिखेंगे 4 बाई बी इक्वस टू 6 बाई 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6b इक्वस टू 4 इंटू 12, देयरफॉर b इक्वस टू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6, ये आता है 8। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन अभी हम चल रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 4, 6 एंड 12। 4, 6 एंड 12, इसका आंसर आप बता सकते हैं। 4, 6, 12 के लिए थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू क्या? थर्ड प्रपोर्शन की मीनिंग सी हमसे पूछा गया। तो ये 3 कौन कौन है? ए बी डी। 4 बाई 6 इक्वस टू सी बाई 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6 से इक्वस टू 4 इंटू 12, सी इक्वस टू कितना आया? 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आता है? ठीक। इसी तरह से अगर आप चाहें तो फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक। अब अगर देखें, अगर क्वेश्चन एक ही है तो उस क्वेश्चन में सेकेंड प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू एक ही होती है। कोई भी आप क्वेश्चन अगर क्रिएट करें तो उसमें सेकेंड प्रपोर्शन की जो वैल्यू आएगी वही थर्ड प्रपोर्शन की भी वैल्यू हो जाएगी। एक बार चेक करें स्टेप्स, ये समझ में आ गया? ये था फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रपोर्शन में से कोई एक पूछा जाता है। चेक करें एक बार। किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहते हैं? कोई क्रॉस क्वेश्चन? चेक कर लें। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वह भी चेक कर लें कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चल, सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सुने ध्यान से। प्रोपोर्शन के डेफिनेशन के लिए आपको बताया गया एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, जिसके लिए मैंने कहा ए इज टू बी इक्वस टू सी इज टू डी। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बता दिया गया और इसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया गया, ए बाई बी इक्वस टू सी बाई डी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि रेशियो को डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आगे देखें। अगर कहीं भी 4 टर्म्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में बनते हैं, अगर कहीं भी 4 टर्म्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में बनते हैं तो इसमें फर्स्ट और लास्ट को
अगर हटा दिया जाए तो बीच के जितने टर्म्स बनते हैं वह सभी मीन्स कहे जाते हैं। एक बार फिर समझें, फर्स्ट और लास्ट को निकालने के बाद किसी भी सीक्वेंस में बीच के वैल्यू सभी मीन्स कहे जाते हैं। अगर 4 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो फर्स्ट और लास्ट को निकालने के बाद ये दोनों मीन्स अर्थमेटिक मीन्स कहे जाएंगे। अगर ये 4 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो फर्स्ट और लास्ट को निकालने के बाद ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स कहे जाएंगे। अगर नॉर्मल सीक्वेंशियल ऑर्डर में है तो फर्स्ट और लास्ट को निकालने के बाद ये दोनों मीन्स कहे जाएंगे। और ये दोनों अलग अलग अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर के प्रोग्रेशन में प्रोपोर्शन में है तो ये दोनों मीन प्रोपोर्शनल कहे जाएंगे अलग अलग। देखें ध्यान से, इसमें ए और डी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, बी सी मीन्स हैं। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी क्या है? ए डी देखें एक्सट्रीम वैल्यूज हैं और बी सी क्या है? मीन्स है। तो अगर हम चाहें तो एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स नहीं, मीन्स। मीन्स की मीनिंग अंडरस्टूड है, 2 या उससे अधिक है, यहां 2 हैं। ध्यान दें, BC को एक साथ मीन्स कहा जाता है, BC इज कॉल्ड मीन्स। लेकिन B और C अलग अलग ये मीन प्रोपोर्शनल कहे जाते हैं। B एंड C आर कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। B एंड C आर कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, BC को मीन्स कहा जाता है। अगर कहीं भी आप मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना चाहते हैं, MP शॉर्ट में कहा जाता है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप कर देंगे रूट मीन्स। मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए रूट मीन्स कर दें, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, एक मीन्स या मीन प्रोपोर्शनल, कोई भी पूछा जा सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान ले मैंने आपसे पूछा फाइंड मीन्स एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 125। मैंने क्या पूछा? फाइंड मीन्स एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 125। इसकी मीनिंग 5 और 125 क्या है? एक्सट्रीम है। 5 और 125 क्या है? एक्सट्रीम्स हैं। और मीन्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स की मीनिंग 5 इंटू 125, ये कितना आया? 625। और अगर आप मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट मीन्स करके, ये आएगा आंसर 25। इसका अगर सेकेंड टाइप क्वेश्चन दिया जाए, भी क्या बात है आप सभी, एक्सट्रीम की मीनिंग 2 तरीके से एक्सट्रीम डिफाइन किए जाते हैं, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट या हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ये दोनों वर्ड्स एक्सट्रीम के लिए बनते हैं। यहां हमने क्या किया? लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट, ABCD। तो एक्सट्रीम इसमें क्या है? A और D एक्सट्रीम है। तो बीच के दोनों क्या बचे? B और C, यही मीन्स कह जाएंगे। माइंड क्लियर हुआ? एक्सट्रीम की मीनिंग लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट या हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट। यहां हम जो यूज कर रहे हैं वह लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल, फाइंड मीन्स एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4x स्क्वायर एंड 16y स्क्वायर। मीन्स क्या होगा बताएं? मीन्स मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, और क्योंकि बिटवीन वर्ड यूज किया गया है तो एक्सट्रीम वैल्यूज ये रहे, डायरेक्ट इन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x स्क्वायर इंटू 16y स्क्वायर, ये कितना आएगा? 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड मीन प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू क्या हुआ? रूट 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 8xy। मीन प्रोपोर्शनल। एक बार चेक करें, क्लियर है या? क्या बात है, आप सभी चैट बॉक्स में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।
इतना बुरा लग रहा है प्रोपोर्शन, ना किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आप सभी व्हाट्सएप पर जब करते हैं तो बड़ी अच्छी टाइपिंग करते हैं, स्पीड भी बड़ी अच्छी होती है, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो आंसर भी तो बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैं आंसर का वेट करता हूँ। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, आपको तो और जल्दी बता देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, रजिस्टर में नोट डाउन करें, बहुत अच्छी बात है। ये आपस में तो नोट डाउन नहीं कर, आपस में तो बातें नहीं कर रहे एक दूसरे से। सभी म्यूट करके रखें अपने आप को, एक दूसरे से कोई बात नहीं। आपको जो भी चैट करना है वह मेरे से ही करें। चले ठीक है। और ऐसे भी कंपैरेटिवली ये इजी चैप्टर ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, कर लेते हैं। ये था सेकंड टाइप क्वेश्चन। अच्छा, अभी जानते नहीं है इसलिए एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, जान जाएंगे तो फिर क्लास पर ध्यान कम देंगे। यक्षु, ऐसा तो नहीं जान जाएंगे एक दूसरे से तो कम ध्यान देंगे पढ़ने पर। चलिए थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फिर तो सामने होंगे। चलें, थर्ड, जैसा मैंने कहा कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 3 तरीके हैं। फोर्थ मेथड से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, 4 टाइप्स क्वेश्चन बनेगा नहीं आपके सिलेबस में। फर्स्ट मैंने क्या बताया, ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन में से कोई पूछ लेते। दूसरा मैंने क्या बताया, मीन्स या मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा। थर्ड क्या पूछा जाएगा वह जरा ध्यान से समझे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि अगर कहीं कोई फार्मूला मैथमेटिक्स का बताया गया, मैथमेटिक्स का हो या स्टैटिस्टिक्स का हो, कुछ भी हो, उस फार्मूले में आपको ये पता चल गया कि 4 अननोन वैल्यूज यूज हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, 4 अननोन वैल्यूज यूज हो रहे हैं, और उसमें कोई भी 3 दिया गया, तो क्या फोर्थ नहीं निकाल लेंगे? सोचकर बताना। अगर किसी फार्मूले में 4 अननोन वैल्यूज, 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, कोई भी आपको 3 दे दिया गया और फार्मूला आप जानते हैं, तो कोई भी 3 दे दिया जाए, चौथा निकाल लेंगे? बिल्कुल ठीक है, निकल जाएगा इजीली, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है। लेकिन जरा सोचो कि अगर किसी फार्मूले में 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन 2 ही दिया गया और तीसरा कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, क्या अब भी आप निकाल सकते हैं? सोच कर देखना। नहीं निकाल सकते, कभी नहीं, कोई भी निकाल ही नहीं सकता। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं प्रोपोर्शन में, कोई भी 2 अगर दे दिया जाए तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सभी नहीं, केवल एक निकाल सकते हैं, और वह है, उसके लिए एक स्टेटमेंट बताया जाता है, वह सुन ले ध्यान से। स्टार, स्टार की मीनिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या? इफ x is the third proportion between x and y, then बच्चों स्टार से याद आया, आज तो स्टैट्स पढ़ना था। स्टैट्स पढ़ना था ना, तो फिर आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि आज स्टैट्स पढ़ना है? क्यों नहीं बताया? लच, प्रिया, पलक, याद नहीं आया? चले नहीं बच्चों, मैं ये चाह रहा था, चैप्टर तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे, कि एक मैथ्स की क्लास, एक स्टैट्स की क्लास देख लें, पढ़ाई हम करेंगे कैसे,
करते कैसे हैं। स्टार से मुझे इसलिए याद आया कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं, थ्योरी पोर्शन में पूछा जाता है। तो उन बहुत सारे स्टेटमेंट्स को मैं कहता हूँ स्टार देकर लिख लो। स्टार की मीनिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ स्टार आया तो मुझे याद आया, ओ स्टार तो स्टैट्स में यूज़ किया जाता है, मैथमेटिक्स में भी यूज़ करेंगे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स में, लेकिन उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टैट्स में, क्योंकि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों हैं। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल्स ही है, थ्योरी नहीं है, तो इसीलिए। अच्छा याद दिलाना, आज मैं प्रोपोर्शन यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको स्टैट्स बता दिया जाए, आप याद दिला देना पहले, ठीक है। या आज के क्लास में हम कंफर्म करके चलेंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, फिर याद दिलाना, ठीक है। और जहाँ तक कंप्लीट करने की बात है, हम एक एक टॉपिक, ये 2 क्लास के बाद, एक स्टैट्स एक मैथ्स के बाद, उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। वह मैथ्स होगा या स्टैट्स होगा, ऐसा नहीं एक क्लास मैथ्स, एक क्लास फिर स्टैट्स, एक कंप्लीट करके फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कहाँ थे? इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y, देन ए और बी लिखो। इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड b, देन फार्मूला यूज किया जाता है a बाई बी इक्वल टू b बाई एक्स। ध्यान से देखें, 2 के बेस पर हम केवल थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू ही निकाल सकते हैं और किसी की नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि 2 के बेस पर हम किसी भी प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाल लें, नहीं निकाल सकते। फर्स्ट की नहीं निकाल सकते, सेकंड की नहीं निकाल सकते, फोर्थ की नहीं निकाल सकते, केवल थर्ड की निकाल सकते हैं, और वह भी केवल इस फार्मूले के साथ निकाल सकते हैं। जबकि इस फार्मूले में हमने x को फोर्थ प्रोपोर्शन के जगह पर लिखा है, लेकिन ये ट्रीट किया जा रहा है थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि x आपने पहले ही लिख दिया है। x इज द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड b। तो ये ध्यान रहे, अगर ये फार्मूला हटा दिया जाए तो जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट कहा है कि किसी 2 के बेस पर हम थर्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, उस केस में जब 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? समझ में आई बात? जैसा आपने कहा कि अगर किसी फार्मूले में 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, कोई भी 2 दिया जाता है तो थर्ड की वैल्यू हम कभी नहीं निकाल सकते, ठीक वही यहां भी स्टेटमेंट यूज होता, लेकिन केवल इस एक फार्मूले से हम थर्ड निकाल सकते हैं। रीजन क्या है, क्यों हम निकाल सकते हैं? क्योंकि थर्ड सेकंड के इक्वल ही होता है, थर्ड सेकंड के इक्वल ही होता है, इसीलिए हमने ये फार्मूला यूज कर लिया थर्ड निकालने के लिए। अगर ये फार्मूला हटा दिया जाए तो ये टॉपिक ही हट जाएगा, हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन, find the third proportion between 4 and 6. Find the third proportion between 4 and 6. अब फार्मूला क्या लगाएंगे? यही लगाएंगे 4 बाई, ये दोनों क्या है? ए और बी हैं, ये दोनों क्या है? ए और बी है, और थर्ड प्रोपोर्शन को क्या माना गया? एक्स माना गया। तो 4 बाई 6 इक्वस टू 6 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x इक्वस टू 36, x इक्वस टू 9। बिल्कुल सही आंसर, देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, x इक्वस टू 9, ये सही है। अब अगर आप प्रोपोर्शन में इसे सेटिस्फाई करें, इसे प्रोपोर्शन में सेटिस्फाई करें तो 4 बाई 6 इक्वस टू 6 बाई 9, चेक करके देखो दोनों रेशियो के पार्ट्स इक्वल ही आएंगे। इसकी वैल्यू क्या है? 4 बाई 6 की 2 बाई 3, और 6 बाई 9 की वैल्यू क्या है? 2 बाई 3। दोनों रेशियो के पार्ट्स इक्वेट कर गए, यही तो प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन में ही तो कहा जाता है कि इनइक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, तो 2 रेशियोज इक्वल हो गए, प्रोपोर्शन बन गया। तो ध्यान रखें, केवल थर्ड प्रोपोर्शन ही निकाल सकते हैं, और वह भी केवल इसी फार्मूले से। केवल 3 टाइप्स क्वेश्चन प्रोपोर्शन के बनते हैं और अधिक बनता ही नहीं है। ठीक, नोट डाउन कर लिया? कोई क्रॉस क्वेश्चन आप एक बार सभी चेक कर लें। कोई क्रॉस क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं है किसी को? मैं आपको आपके इस बुक में से
कुछ एक क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूं। 38 जो आपको यहां से बुक दी जाएगी उसमें से क्वेश्चन नंबर 38 देखें, मैंने क्या कहा, जो यहां से आपको बुक दी जाएगी उसमें से है ये, आईसीआई मॉड्यूल में से नहीं। और पहले भी मैंने कहा है कि अगर यहां से जो बुक आपको दी जाएगी उसके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आईसीआई मॉड्यूल के सब हो जाएंगे। आप ट्राई करें ना करें, चॉइस आपकी होगी। 38 अब बॉय 1.4 मीटर टॉल, जिसके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखें। अब बॉय 1.4 मीटर टॉल, एक कोई बॉय जिसकी हाइट ये है, कास्ट ए शैडो 1.2 मीटर लॉन्ग, उसकी इमेज बन रही है 1.2 मीटर लॉन्ग, ये 1.4 मीटर टॉल कह सकते हैं, और उसकी इमेज बन रही है ये। एट दैट टाइम उसी समय, व्हेन ए बिल्डिंग कास्ट ए शैडो 5.4 मीटर लॉन्ग, एक कोई बिल्डिंग है उसकी इमेज बन रही है 5.4 मीटर लॉन्ग, 5.4 मीटर लॉन्ग, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी इमेज बन रही है। अब जरा देखिए, ये बॉय की इंफॉर्मेशन गिवन है, ये बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है, बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन में साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम लिखा हुआ है। हम ये जानते हैं कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, जब हम रेशियो के दो पार्ट्स को इक्वेट करते हैं तो प्रोपोर्शन बनता है। यहां भी तो साइमल्टेनियसली दो रेशियो की इंफॉर्मेशन है, एक बॉय की एक बिल्डिंग की। बॉय की हाइट, बॉय की इमेज, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की इमेज होनी चाहिए। लेकिन हमसे पूछा गया बिल्डिंग की हाइट क्या है, हमने मान लिया बिल्डिंग की हाइट x है, x मीटर। अब सोच कर देखें, क्या ये साइमल्टेनियसली दो रेशियो के पार्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं? 6.3 मीटर, प्रगति ने आंसर भी बता दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर बता दिया। यह पेज है 1.10। अगर आपको बुक मिल चुकी है तो आप ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 1.10, क्वेश्चन नंबर 38 है ये। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे भाई, बॉय की हाइट बाई बॉय की इमेज 1.4 बाई 1.2 इक्वल्स टू बिल्डिंग की हाइट बाई बिल्डिंग की इमेज। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इक्वल्स टू 1.4 इंटू 5.4 1.2, कितना रहा आंसर? 6.3 मीटर, यही आंसर है। सभी के समझ में आ गया? नॉन मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड समझ में आया? नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को चेक करें। चल ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 39। देखिए, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। दो पर्सन है ए और बी, इनके इनकम का रेशियो दिया गया है, क्या? 3:2, इनकम का रेशियो, रेशियो ऑफ इनकम क्या दिया गया? 3:2। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो इन्हीं दोनों के लिए, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये कितना दिया गया? 5:3। इफ ईच सेव्स ₹1500, दोनों ए और बी दोनों 1500 रुपीज की सेविंग कर रहे हैं, तो पूछा यह गया बी की इनकम क्या है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या दोबारा बताया जाए? क्वेश्चन क्लियर हुआ या रिपीट किया जाए? बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो हम एक स्टेटमेंट जानते हैं, सेविंग इक्वल्स टू क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या हुआ?
इनकम माइनस सेविंग। ये समझ में आया क्या? इनकम माइनस सेविंग, ठीक बात है। अब आगे जरा ध्यान से समझना। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि सेविंग तो 1500 है, ठीक बात है, इनकम तो रेशियो में है, रेशियो में से तो हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। समझे मैं क्या कह रहा हूं? सेविंग 1500 रुपीज दोनों की है, बात ठीक है, लेकिन जो इनकम है उस इनकम का रेशियो हमें दिया गया 3:2, और हम ये जानते हैं इनकम में से जो सेविंग का फार्मूला है हम उसमें से सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वह रेशियो है। और जैसा मैंने आपको बता रखा है कि रेशियो में किसी वैल्यू को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे किया जाए? तो अब इसके लिए काम करते हैं, हम इस इनकम को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए की एक्चुअल इनकम कितनी हो गई? एज इनकम हमने मान लिया 3x, और बी के इनकम को हमने क्या मान लिया? 2x। अब तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है रेशियो का सेकंड ट्रिक। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अब हमने यहां क्या किया? ए के लिए देखें, फॉर ए के लिए क्या है? ए की इनकम तो 3x हो गई, ठीक है, ए ने 1500 रुपीज की सेविंग भी कर लिया। और बी के लिए क्या है? बी के लिए बी की इनकम है 2x, और बी ने भी सेविंग कर लिया 1500 की। लेकिन इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब हमारे पास तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो हम एक काम क्यों नहीं करते, हम इसे भी रेशियो में ही बना लें। कोई कंफ्यूजन है क्या? हम इसे भी रेशियो में ही बना लें, या अगर हम चाहते तो एक्सपेंडिचर को भी हम 5y और 3y मान लेते, और 5y और 3y एज्यूम करने के बाद फिर हम x और y दो इक्वेशंस को सॉल्व करते, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाता। अगर हम रेशियो में ही इसे रहने देना चाहते हैं तो आप इसको 5/3 बना लें, रेशियो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू निकाल लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो क्या आएगा? 9x माइनस 4500 इक्वल्स टू 10x माइनस 7500। 9x को आप RHS में ले जाएं तो 10x माइनस 9x x हो जाएगा, और 7500 को LHS में ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, और 7500 माइनस 4500 ये हो जाएगा 3000। x आ गया 3000। भाई अगर x 3000 आ चुका है तो a की इनकम कितनी हो गई? 3000 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो a की इनकम हो गई 9000, और b की इनकम, बिल्कुल सही जवाब 6000। ये आंसर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए हमने ये बताया है। समझ में आ गया? एक बार चेक कर लें सभी, कोई कंफ्यूजन हो दोबारा पूछ लें। और देखते हैं जी कोई क्वेश्चन। पहले इसे नोट डाउन करके मुझे बताएं। नोट डाउन कर लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया सभी ने? चलिए आगे क्वेश्चन। मैं आपको इतना बता दूं जिससे, इतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता दूं जिससे आपको किसी क्वेश्चन को पूछना ना पड़े, जिसमें आपके डाउट बनते हैं उसका पहला ही सॉल्यूशन आपके पास तैयार हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। मैं आपको इसमें से सर्च करके उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूं जिन क्वेश्चंस को मुझे लगता है आपके डाउट बनेंगे। 24 क्वेश्चन सुने। A fraction bears the same ratio to 1/27 as 3/7 does to 5/9. The fraction is, क्वेश्चन समझें। A fraction bears the same ratio as 1/27 as 3/7 does to 5/9. मीनिंग किस फ्रैक्शन को हम 1/27 के साथ यूज करें जिससे इनका रेशियो वही बने जो 3/7 का 5/9 के साथ बनता है। क्या कहा मैंने? किस फ्रैक्शन को 1/27 के साथ यूज करें जिससे रेशियो वही बने जो 3/7 का 5/9 के साथ बनता है, ये पूछा गया। हमने मान लिया
वह फ्रैक्शन x है। हमने क्या मान लिया, वह फ्रैक्शन x है, तो क्या होना चाहिए, x बाई 1/27, x बाई 1/27 रेशियो आ गया। यही रेशियो 3/7 का 5/9 के साथ भी होना चाहिए, ये हमने लिख लिया। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हुआ, 1/27 इंटू 3/7 डिवाइडेड बाई 5/9। 9 को आप ऊपर ले जाएं, 1 इंटू 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 7 इंटू 5। 3 9s are 27, कैंसिल, 1/35 करेक्ट आंसर। शाल्वी बिल्कुल सही, 1/35 इज द करेक्ट आंसर। इसकी मीनिंग क्या है, 1/35 को अगर हम 1/27 के साथ यूज करें तो रेशियो वही बनेगा जो 3/7 का 5/9 के साथ बनता है। क्लियर है यह? रिपीट करूं, समझ में आ गया? रिपीट कर दूं या समझ में आ गया? चेक करें सभी। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बच्चों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, एक बार चेक करके बता दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है समझने में? जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं एक बार देखकर बता दो। चलिए फिर ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड को तो ऐसे भी नहीं होगा, उनके लिए तो इजी ही होगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन इजी चैप्टर में से ही आता है। एक क्वेश्चन इसे देख लें, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। 20 लीटर का मिक्सचर है और इस 20 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 दिया गया है। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 दिया गया है। 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर आर रिप्लेस्ड by 4 liters of milk. The ratio of milk is to water in the new mixture will become. इस क्वेश्चन में कहा गया एक कोई 20 लीटर का मिक्सचर है, इसमें 5:3 का रेशियो है मिल्क और वाटर का। इसमें से 4 लीटर का मिक्सचर निकाल लिया गया, बाहर फेंक दिया गया और उसके जगह पर इस मिक्सचर में 4 लीटर्स मिल्क मिला दिया गया। तो 4 लीटर्स मिल्क मिलाने पर उस न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है? चल देखें, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 20 लीटर का जो मिक्सचर दिया गया है, हम इसमें मिल्क और वाटर को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, 5:3 का रेशियो है। अगर हम इसमें से 4 लीटर्स का मिक्सचर निकाल लें तो ये बचेगा कितना, 16 लीटर का मिक्सचर। और 16 लीटर के मिक्सचर में भी क्या मिल्क और वाटर का रेशियो यही नहीं होगा? सोचकर बताएं, होगा नहीं होगा? भाई 16 लीटर 20 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें भी मिल्क और वाटर 5:3। 4 लीटर जो मिक्सचर निकाला जाएगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3। जो बचेंगे उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3। ये क्लियर है वर्ड? क्योंकि हम तो अलग कर ही नहीं सकते ना मिल्क और वाटर को, तो रेशियो तो वही रहेगा मिल्क और वाटर का। हाफ हाफ कर दिया जाए तो दोनों पार्ट्स में वही रहेंगे रेशियो। ठीक है यहां तक? ठीक है। अब 16 और लीटर जो बच गया, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3, तो हम एक काम क्यों नहीं करते, इस 16 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कितनी है निकाल लें। देखें मिल्क कितना हुआ, 16 लीटर्स डिवाइडेड बाई 5 और 3 का एडिशन 8 × 5, और वाटर 16 डिवाइडेड बाई 8 × 3। एक बार चेक करके देख लें, 2 ज़ा 10 लीटर्स और वाटर 8 2 ज़ा 6 लीटर्स। 10 लीटर्स और 6 लीटर्स आ गए।
ठीक, जो 4 लीटर मिक्सचर निकाल कर फेंकने के बाद ये मिल्क और वाटर की क्वांटिटी। अब क्या कहा गया, 4 लीटर्स मिल्क ऐड कर दिया गया, तो मैं मिल्क में 4 लीटर्स ऐड कर दूं +4, तो अब ये मिल्क कितना हो गया, 14 लीटर्स हो गया। मिल्क कितना हो गया, 14 लीटर्स हो गया। अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए भाई, अब मिल्क और वाटर का रेशियो होना चाहिए 14 लीटर्स और 6 लीटर्स का रेशियो एक बार अब देख लेते हैं। मिल्क इज टू वाटर इक्वल्स टू 14/6 या 7/3, 7:3 ये रेशियो है। बिल्कुल सही प्रगति, यही आंसर। एक बार चेक कर लें सभी और देख लें समझ में आ गया क्या। सभी क्या आ गया समझ में। अब आ जाते हैं प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली स्टेटमेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कम बनते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सुनते हैं ध्यान से। अगर प्रोपोर्शन में रेशियो के दो पार्ट्स इस तरह से दिए जा रहे हैं A/B = C/D, अगर प्रोपोर्शन में रेशियो के पार्ट्स ये हैं, अब इसे समझे ध्यान से, और इसमें हमने एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट में और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में चेंज कर दिया। क्या क्या मैंने, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट। तो क्या लिखा जाएगा इसे, B/A = D/C, यही तो लिखेंगे ना। एक बार चेक करके बताएं, यही लिखेंगे ना। A और B को हमने चेंज कर दिया, B/A हो गया और C/D में D/C हो गया। तो इस नए प्रपोर्शन को कहा जाता है इनवर्टेंडो। क्या कहेंगे, इनवर्टेंडो, क्योंकि एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट पे हमने चेंज कर दिया तो इनवर्स फॉर्म बना, इसलिए इसे इनवर्टेंडो कह दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखें। अगर प्रोपोर्शन में रेशियो के पार्ट्स यही हैं A/B = C/D, इन दोनों रेशियो के पार्ट्स में से एंटीसीडेंट को हम एक साथ रख लें और कॉन्सिक्वेंट को एक साथ रख लें, तो क्या बनेगा ये, A/C = B/D। इस नए रेशियो को, इस नए प्रोपोर्शन को जो रेशियो से बना है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो लिखते भी रहें साथ साथ समझते भी रहें, इसलिए मैं कुछ सेकंड्स रुक जा रहा हूं जिससे आप इजीली लिख सकें। थर्ड, मान लें एक कोई प्रोपोर्शन है जिसमें रेशियो दिया जाता है A/B = C/D। इसमें जो दो रेशियो के पार्ट्स हैं उन्हें ऐड करके फिर रेशियो के साथ डिफाइन कर दिया जाए, जैसे A + B = B = C + D/D। इस प्रोपोर्शन को कहा जाता है कंपोनेंडो। इस प्रोपोर्शन को कहा जाता है कंपोनेंडो। नेक्स्ट, अगर प्रोपोर्शन में रेशियो का पार्ट्स यही है A/B = C/D, अगर इन्हें हम सबट्रैक्ट करके यही लिखते हैं, जैसे A + B/B लिखा जाता है, तो अब हम लिखते हैं A - B/B। A - B/B = C - D/D। तो इस नए प्रोपोर्शन को कहा जाता है डिविडेंडो। बिल्कुल ठीक है, जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़े होंगे मैथमेटिक्स वह जानते होंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो वर्ड्स क्या होते हैं। देखें, प्रोपोर्शन में रेशियो का पार्ट यही है
एच टू बी इक्वल टू सी एच टू डी। अगर ये जो दोनों कंपोनेंडो और डिविडेंडो हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाने पर होगा क्या, जरा समझ लें इसे ध्यान से। मिलाने पर क्या होगा, ये जो H2B है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ D भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा ये A प्लस बी H2A माइनस बी इक्वल्स टू C प्लस डी H2C माइनस डी, यही बचेगा। और इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कहा जाता है। एक बात देख लें, प्लस माइनस दोनों को एक साथ जब यूज करते हैं तो इसे कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। प्लस अलग कंपोनेंडो, माइनस अलग डिविडेंडो। नेक्स्ट, प्रपोर्शन में रेशियो के पार्ट्स यही हैं, एच टू बी इक्वल टू सी एच टू डी। अगर इनके एंटीसीडेंट को एक साथ ऐड करके लिखा जाए और कॉन्सिक्वेंट को एक साथ ऐड करके लिखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस सी इक्वस टू बी प्लस डी। इक्वस टू लिखें या डिवाइडेड बाई, रेशियो का पार्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसे हम कहते हैं डिविडेंडो। इसे क्या कह देंगे, डिविडेंडो। एच टू बी इक्वस टू सी टू डी। एक मिनट, इसे हम कहते हैं, गलती हो गई, एडेंडो कहते हैं क्योंकि ऐड करके लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही, इसको कहेंगे हम एडेंडो। और अगर कहीं आपने एच टू बी इक्वस टू सी टू डी लिखा और इसे आप लिख रहे हैं ए माइनस सी इक्वस टू बी माइनस डी, इसे क्या कहना चाहिए, ऐड करके लिखा एडेंडो, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो क्या कहना चाहिए, कोई बताएगा, सब्ट्रहेंडो। बिल्कुल सही, सब्ट्रहेंडो। नाम भी कैसे खतरनाक खतरनाक से हैं, डरावने से नहीं। ये हैं प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया एच टू बी इक्वस टू सी टू डी एंड इक्वस टू ए प्लस बी इज टू बी इज टू ए सी प्लस डी इज टू डी, तो इसे क्या कहते हैं। तो आप तुरंत इसे होना चाहिए कंपोनेंडो। ये तभी बता सकते हैं जब ये प्रॉपर्टीज जानते हो, ठीक है। क्योंकि जो 3 टाइप्स क्वेश्चंस बने हैं, और जैसा मैंने कहा कि केवल इन 3 टाइप्स क्वेश्चंस ही बनेंगे, उसमें इनका कहीं रोल नहीं है, ठीक है। तो ये रहा प्रोपोर्शन, यह आपका प्रोपोर्शन कंप्लीट हुआ। आगे चलें, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कुछ थे वो मैंने बता दिया। अब आप एक बार ट्राई करेंगे, अगर ट्राई कर लिया है, डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं ट्राई किया है तो जब आप ट्राई करेंगे तब डाउट्स पूछें, ठीक है। अभी तो नहीं पूछना है किसी को, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इंडाइसेस देखते हैं आगे। इंडाइसेस नोट डाउन नहीं, केवल कॉन्सेप्ट सीखें। अभी नोट डाउन नहीं, नोट डाउन तो करना ही, अभी नहीं करें। एज्यूम करें थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आपसे कहता हूं ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 27 बता दिया जाए, तो बच्चों एक काम करो, ये इंडाइसेस के क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे, उससे पहले तो बच्चे आईसीआई मॉड्यूल मेरे पास है नहीं, आप क्वेश्चन रीड करो, मैं तुरंत बता दूंगा, या आप लिख दो, रीड तो कर नहीं सकते बच्चे, मेरे पास नहीं है। आप जो भी चैट बॉक्स पर लिख कर दे दोगे उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, वह बुक कोई भी हो। मेरे सामने अभी कोई है भी नहीं जिससे मैं कह दूं बाहर से ऐसे मॉड्यूल लेकर आ जाओ, दे दो,
अगर कोई डाउट है तो आप, मैं वेट कर रहा हूँ, आप टाइप कर दो। आप लोगों की स्पीड बड़ी अच्छी होती है लिखने की। रजिस्टर पर स्पीड अच्छी हो ना हो, लेकिन व्हाट्सएप पर या लैपटॉप पर स्पीड बहुत अच्छी होती है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ अंकित? सही बात है। प्रगति ने ढेर सारे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्वेश्चन मार्क नहीं, सही है ये। चलिए भाई, और रुक जाओ भाई, पहले इनके डाउट्स पर पूछ लेने दो। इमोजीज हैं, रुक जाओ अभी। एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो देन न्यू रेशियो विल बी 4:5। बच्चे तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, इसे दोबारा सेंड करो, क्योंकि तुमने भेजा उसके बाद 4 और हो गए, वो ऊपर हो गया। युक्ति बच्चे दोबारा भेजो। जो तुमने लिखा है, अच्छा, 2 आर numbers are in the ratio 3:4 if 6 be added to each term the ratio then the new ratio will be 4:5 the number are। देखो 2 numbers, इनका क्वेश्चन ये है कि 2 numbers are in the ratio 3:4, 2 numbers हैं, 3:4 का रेशियो है। if 6 be added to each term of the ratio, 6 be added to each term, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने सेकेंड ट्रिक में दिया था फ्रैक्शन में, आप याद करो। अब इस रेशियो में तो हम ऐड कर नहीं सकते। अब जब रेशियो में ऐड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम मान लेंगे क्या, 3x and 4x। लेट 3x and 4x बी द एक्चुअल नंबर्स। देन अब हम क्या कहा गया, इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3x plus 6 by 4x plus 6, then the new ratio will become 4:5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो गया, 15x plus 30 equals to 16x plus 24। 15x को आप RHS में ले जाओ तो 16x के साथ ये बना लेगा x, और 24 को 30 के साथ लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 6। अगर x 6 है तो एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे, 3x के जगह पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से इसे मल्टीप्लाई करें 18, और 4x के जगह पर क्या हो जाएगी 24। 18 एंड 24, युक्ति एक बार चेक करो सही है, समझ में आया? चलें, और तो कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। आगे चलें। चल सुनते हैं। इंडाइसेस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, इसको अगर हम लिखें तो लिखेंगे a⁴। अगर मैं कहीं दूसरे एक्सप्लेनेशन में कहूं आपसे लिखने के लिए b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 6b। ए को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, a⁴, बी को 6 टाइम्स ऐड किया, ये हो गया 6b। ठीक बात। अगर मैं इस 6b को हटा दूं यहां से और केवल ये लिखा गया हो, केवल ये लिखा गया हो, और यहां केवल ये लिखा गया हो,
तो इसकी मीनिंग यह है कि इन एक्सप्लेनेशंस के बेस पर आंसर है a⁴, इन एक्सप्लेनेशंस के बेस पर आंसर है ये। मान लो हमने एक्सप्लेनेशन अब ये किया, जरा सोच कर बताओ इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा मुश्किल है, क्या होगा आंसर? आवाज क्लियर नहीं है बच्चे, ये प्रगति के साथ ही है और सभी के साथ है। एक बार चेक करो मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है। किसी का माइक ऑन है? अब बंद हुआ। उसमें किसी का माइक ऑन था, तभी मैं 1 मिनट के लिए रुका था। अभी भी ऑन है। बच्चों अपनी माइक बंद करो। बच्चों अपनी माइक बंद करो सभी। अब ठीक है? चले। हाँ, तो मैं कहा था a कितना आ रहा आंसर? a⁵। भाई a⁵ कैसे हुआ? जरा समझना ध्यान से। इस एक्सप्लेनेशन में और इस एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस क्या है? ये 4 है, ये a हमने तो केवल यही बढ़ाया ना। हमने बढ़ाया किसे है? a को बढ़ाया, तो बढ़ना ये चाहिए ना। a तो उतना ही बड़ा है, बढ़ा कौन? बच्चों माइक किसका ऑन है, क्या करें बताओ? आकाश क्यों? आकाश चल आगे ध्यान रखो बच्चों। चलिए देखो बच्चों, मैं ये चाहता हूं तुम लोगों के ऊपर कि मैं डिसिप्लिन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाऊं ना, तुम लोग खुद डिसिप्लिन रहो। मैं ये कभी नहीं चाहता कि मैथमेटिक्स में फोर्स देकर पढ़ाऊं। मैंने याद करो इसीलिए फर्स्ट क्लास में ही कहा था, मस्ती में पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ो। सारे स्टेप्स मैं क्लियर करूंगा, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है वो भी। ठीक है, आप लोग खुद इस तरह से रहें, मैं कभी प्रेशर नहीं दूंगा। आप आराम से पढ़ें। जैसे होता नहीं है बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, नहीं। नॉर्मल केस में जब आपकी फेस टू फेस क्लास होगी तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब तक हमारा टाइम है तब तक हम नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, चाहे कुछ समझ में ना आए। मेरा ये मानना है आपको उतना ही बताना चाहिए जब तक बच्चे समझ सकें। मेरे पढ़ाने का क्या बेनिफिट जब कोई सुनने को तैयार नहीं है या कोई समझने को तैयार नहीं है? ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई कि मैं अपना काम करके चला गया। नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको जितना बताया जाए आप इजीली इतने अच्छी तरीके से ग्रैस्प करें, समझें, अच्छा लगे। क्योंकि अगर ये कर लिया तो सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये ध्यान रहे। चलिए आगे से ध्यान रखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में और सेकंड एक्सप्लेनेशन में मैंने बढ़ाया तो a को है, लेकिन बढ़ा कौन? बढ़ तो रहा है 4 के जगह पर 5। बढ़ना तो a को चाहिए था ना। जहां a छोटा होता वहां a बड़ा हो जाता, होना तो ये चाहिए था। सिमिलरली अगर मैं यहां ये लिखूं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 7b। अब फिर एक्सप्लेनेशन को देखें। भाई इस एक्सप्लेनेशन और इस एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस क्या है? हमने इस b को तो ही बढ़ाया है, बढ़ाया तो b को, लेकिन बढ़ कौन रहा है? न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रहा है। b तो उतना ही बड़ा है, जहां इतना था इतना ही था। यहां हमने क्या देखा
कि अगर ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जिसको हम करते हैं तो वह वैल्यू नहीं बढ़ती है जिसको एक्सप्लेनेशन में रखा जाता है, उसके साथ जो होता है वो बढ़ता है। जैसे हमने क्या यहाँ देखा, ए के केस में ए के साथ पावर में वैल्यू बढ़ गई, यहाँ बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू बढ़ गई। हम बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, हम तो बढ़ाना बी को चाह रहे थे, लेकिन बी के साथ हैं जो वो बढ़ गए या छोटे हो गए। ध्यान से सुने, ऐसे किसी भी एक्सप्लेनेशन में जो वैल्यूज चेंज नहीं होते उसे बेस कहा जाता है। ए बी यहां क्या है, बेस है। बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या पावर में जो चेंज होते रहते हैं उसी को इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है। बेस वैल्यू के साथ जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या पावर में जो चेंज होते रहते हैं उसी को इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है। और इनके प्रॉपर्टीज को, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि वैल्यूज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे किए जाते हैं, इसी को इंडाइसेस कहा जाता है, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, समझे मैं क्या कह रहा हूं कि बी के साथ यहां मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो गया और ए के साथ यहां पावर में हो गया। बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या पावर में वैल्यूज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे किए जाते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को इंडाइसेस कहा जाता है, जो आपका चैप्टर है। समझ में आइए, हम यही सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, और जितने जल्दी और इजली ये सीख जाएंगे, इंडाइसेस के सारे क्वेश्चंस हमसे कैलकुलेट हो जाएंगे। युक्ति क्लियर हुआ? कुछ एक प्रॉपर्टीज हम पहले से जानते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टीज नए हैं, वह सभी हम देख लेते हैं जिन्हें हम इस चैप्टर इंडाइसेस में यूज करने वाले हैं। वन बाय वन आप सभी साथ साथ लिखें, एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा। इसको साथ साथ लिखते रहें, एक्सप्लेन अभी मैं कर दूंगा। प्रॉपर्टीज हैं ये, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस हेडिंग, उसके बाद ये लिखें।
ये इतने प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप इंडाइसेस में यूज़ करने वाले हैं, और इन्हीं के बेस पर आप सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लेंगे। इंटीजर्स की भी प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, इंडाइसेस की भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर हम इंडाइसेस के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे। नोट डाउन कर लिया सभी ने? सभी ने नोट डाउन कर लिया है? फिर मैं एक्सप्लेनेशन इसका स्टार्ट करूं। फर्स्ट देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कई वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं सेम बेस के साथ, एक्स रेस्ट पावर एम इंटू एक्स रेस्ट पावर एन, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो उसी बेस पर जितने पावर्स होंगे वह सब ऐड हो जाएंगे। एक्स रेस्ट पावर एम इंटू एक्स रेस्ट पावर एन इंटू एक्स रेस्ट पावर पी, तो लिखते एक्स रेस्ट पावर एम प्लस एन प्लस पी, ये लिख लिया जाएगा, एम प्लस एन हो गया। लेकिन कंडीशन है बेस सेम होना चाहिए। अगर मैं यहां लिखता हूं 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 4 रेस्ट पावर 2, क्या अभी ऐड हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 8, अब ये 3 रेस्ट पावर 10, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, पावर्स पर पावर का मल्टीप्लिकेशन, एक्स रेस्ट पावर एम होल रेस्ट पावर एन इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एम इंटू एन। कहीं भी पावर्स पर पावर हो तो डायरेक्ट वह दोनों मल्टीप्लाई कर लिए जाते हैं। थर्ड, एक्स इंटू वाई होल रेस्ट पावर एम, तो उस केस में एक्स रेस्ट पावर एम इंटू वाई रेस्ट पावर एम। अगर कहीं भी दो वैल्यूज, जैसे मैं कह दूं 2x होल रेस्ट पावर 5, तो आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 5 इंटू एक्स रेस्ट पावर 5 लिखा जा सकता है। जितने भी वैल्यूज हों वह सभी उसी पावर पर लिख दिए जाएंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। और अगर डिवीजन फॉर्म में ये वैल्यूज हैं, जैसे x बाई वाई होल रेस्ट पावर एम, तो x रेस्ट पावर एम डिवाइडेड बाई वाई रेस्ट पावर एम, ये भी लिख लिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में सेम अप्रोच लग जाता है। नेक्स्ट, क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स की मीनिंग एक्स रेस्ट पावर 1/3, क्यूब रूट एक्स की मीनिंग एक्स रेस्ट पावर 1/3, और फोर्थ रूट वाई की मीनिंग वाई रेस्ट पावर 1/4। जो रूट होगा वही रेसिप्रोकल फॉर्म में पावर में लग जाएगा। क्यूब रूट है तो पावर 1 आ जाएगा, फोर्थ रूट है तो 1/4 आ जाएगा, एट्थ रूट होता तो 1/8 आ जाता। ये हम इस तरह से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 1/x रेस्ट पावर एम, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाने पर जो पावर होगा वो निगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। 1/x रेस्ट पावर एम, हम इसे लिखेंगे x रेस्ट पावर माइनस एम। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाने पर पावर निगेटिव साइन के साथ हो गया। और अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो भी पावर निगेटिव साइन के साथ होगा, मीनिंग प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान से देखें, LHS से RHS या RHS से LHS में अगर आप पावर ले जाते हैं तो पावर का रेसिप्रोकल होता है। x रेस्ट पावर 3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 रेस्ट पावर 1/3 हो गया, 3 का रेसिप्रोकल हो गया। और अगर x रेस्ट पावर 1/3 इक्वल टू 8 है तो 1/3 का भी रेसिप्रोकल होगा, ये 3 आ जाएगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? हमने दोनों को एक साथ इसीलिए यूज किया है, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तो पावर निगेटिव साइन के साथ, और LHS से RHS या RHS से LHS में पावर का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट, अगर LHS और RHS बेस सेम है तो पावर्स को डायरेक्ट इक्वेट कर दें। x रेस्ट पावर m इक्वल टू x रेस्ट पावर 4, तो m इक्वल टू 4 हो जाएगा। ध्यान दें, यहां इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था? फर्स्ट प्रॉपर्टी में यह था कि अगर कई वैल्यूज हो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और बेस सेम हो। देखें, इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है?
इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखें क्या है कि यहां वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में थे और यहां इक्वल टू साइन के साथ है, तो ये ध्यान रहे। अच्छा, LHS RHS में अगर बेस सेम है तो पावर से इक्वेट कर लिए जाते हैं, पावर से इक्वल हो तो बेस इक्वेट कर लिए जाते हैं। x रेस्ट पावर m इक्वल टू x रेस्ट पावर तो m इक्वल टू 4, और अगर y रेस्ट पावर 5 3 रेस्ट पावर 5 यहां बेस सेम है तो पावर से इक्वल है तो बेस इक्वेट कर लिए गए। बेस सेम पावर से इक्वेट, पावर से इक्वल बेस इक्वेट। समथिंग बाई जीरो इंफिनिटी होता है, जीरो बाई समथिंग जीरो होता है। एनी क्वांटिटी रेस्ट पावर जीरो इक्वल टू 1, किसी पर पावर अगर जीरो लगता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 पर कोई पावर अगर लगता है तो वह भी 1 के ही इक्वल होता है। 1 रेस्ट पावर एनी क्वांटिटी इट इज आल्सो इक्वल टू 1, 1 रेस्ट पावर x कर दें, 1 रेस्ट पावर इन्फिनिटी कर दें, 1 रेस्ट पावर 5 कर दें, सब 1 ही होता है। एक बार चेक कर लें, सभी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को? रिपीट कर दूं कोई स्टेप, कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है किसी को? सभी के समझ में आ गया? इस चैप्टर में इंडाइसेस में जितने क्वेश्चंस हैं वह सभी क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉल्व करेंगे। यह भी पॉसिबल है कि एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक प्रॉपर्टीज लग जाएं, यह पॉसिबल है, लेकिन लगेंगे इतने में से ही कोई एक, ध्यान रहिए, अभी इससे अधिक कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और यह भी आपको बता दिया जाए कि ये अलग अलग प्रॉपर्टीज भी यूज होंगे। देखें, जैसे अब ये दोनों देखें तो लास्ट में ये देखें, ये दोनों यूज किए जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों यूज किए जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। ये दोनों यूज करेंगे, एक यह और एक यह, स्टैटिस्टिक्स में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। ये दोनों यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। जब हम हार्मोनिक मीन या अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये इतने स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। ये यूज किए जाते हैं लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में। तो मीनिंग अलग अलग, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग टॉपिक्स में भी यूज होने वाले हैं, और एक साथ सारे मिलाकर इंडाइसेस में लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। एक दो क्वेश्चंस देख लें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम लगाते कैसे हैं फार्मूला, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है ना, हमें बहुत अच्छी तरीके से आता हो फिर भी हम लगाना ना जाने तो क्या फायदा। देखिए, रूट, मान लो क्वेश्चन दे दिया गया 5 प्लस क्यूब रूट एक्स इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें केवल सिंप्लीफाई ही करना है इंडाइसेस के सारे क्वेश्चंस में। तो अब क्या करेंगे, 5 प्लस ये क्यूब रूट एक्स है तो हमने लिख दिया एक्स रेस्ट पावर 1/3 और होल पावर, यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट कहा जाता है, पावर 1/2 इक्वल टू 3। अब ये जो पावर 1/2 है LHS में, ये जब RHS में जाएगा तो क्या होगा, 3 रेस्ट पावर 2 बन जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, 5 प्लस एक्स रेस्ट पावर 3। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 9, और 9 होने के बाद जब एक्स रेस्ट पावर 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक्स रेस्ट पावर 1/3 इक्वल टू हो गया 4, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 रेस्ट पावर 3, 1/3 का फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, आंसर 64 हो जाएगा। चेक करके देखें, समझ में आया क्या? हमने क्या किया, इसमें एक से अधिक प्रॉपर्टीज लगा दिया एक ही क्वेश्चन में। कौन कौन से लगाया, पहले हमने ये लगाया कि जो क्यूब रूट वाला है या स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, दूसरा LHS से RHS या RHS से LHS में जाने पर जो पावर का रेसिप्रोकल होता है वही लगाया, आंसर कैलकुलेट हो गया। 2 प्रॉपर्टीज लगाए। तो जितने क्वेश्चंस हैं सभी में एक से अधिक लगेंगे, ये ध्यान रहे मोस्टली, क्योंकि एक प्रॉपर्टी के बेस पर तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। अब आपके एग्जाम के लिए एक से अधिक लगेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन में आपसे और पूछूं, 2 रेस्ट पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/8 रेस्ट पावर x माइनस 3, ये हमें दिया गया है।
इसका आंसर 9 दिया गया है। अरे भाई 9 को सही कर ले। ये क्वेश्चन पहले कौन सा है ये तो देख लो। 5th का डी ये दिया गया है, एक बार देखें तो 5th का क्या दिया गया है आंसर। 5th का डी, अरे भाई इसको करेक्ट कर लो, 64 है आंसर, हो गया, करेक्शन है। चलिए आगे देखें। यह क्या दिया गया, 2 रेस्ट पावर 2x - 3 इक्वल्स टू 1/8x 8 रेस्ट पावर x - 3। अब क्या करेंगे, x पूछा गया, 2 रेस्ट पावर 2x - 3। जब भी LHS और RHS की इंफॉर्मेशन हो तो एक आप स्टेप चेक कर लिया करें कि क्या दोनों में सेम बेस के चांसेस हैं। सेम बेस का चांस हो तो बेस इक्वल वाला स्टेप यूज करें। अब इसमें अगर देखें यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, कुछ चांसेस बन रहे हैं, लेकिन ये तो डिवीजन फॉर्म में है तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें। न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाने पर पावर का साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा -x + 3, ये हो जाएगा। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो इसके लिए भी एक अप्रोच हम लगाते हैं। यहाँ 8 को लिख देते हैं 2 रेस्ट पावर 3 और -x + 3, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 रेस्ट पावर 2x - 3, पावर्स पर पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं -3x + 9। और अब जब LHS और RHS में बेस सेम हो तो पावर्स को डायरेक्ट आप इक्वेट कर दें, यह हो जाएगा -3x + 9। अब तो आपका आंसर भी आ गया होगा। -3x को LHS में ले आए 5x, 3 को RHS में ले जाएं 12, 9 + 3 12, और x = यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जितने प्रॉपर्टीज हैं इसमें कोई स्टेटमेंट का नहीं, स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी आपको केवल प्रॉपर्टीज लर्न करनी है और इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। समझ में आ गया? रिपीट करूं, कोई क्रॉस क्वेश्चन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, एक बार चेक कर लो, सभी क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडाइसेस के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, खूब अच्छी तरीके से ट्राई करें। मोस्ट प्रॉब्ली आपको बुक भी मिल गई होगी या मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, तब तक आप ये ट्राई भी कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम इनके डाउट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस को और देखेंगे, और फिर हम लॉगरिथमिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास ओवर किया जाए। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, तब तक आप सभी सेफ रहें, हेल्दी रहें। बाय बाय।